Okay, hello everyone. Welcome back to Ansarkari. So we are taking up important topics from 1st of April 2024. So यहाँ मैनिफेस्टो को नारी शक्ति की बात की जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो ये सब एस्पेक्ट्स है। तो अगर कुछ इश्यूज, मेन इश्यूज या चैलेंजेस हमें मेंशन करने हो रिलेटेड टू वुमेन इन इंडिया, तो व्हाट वुड दे बी? मतलब आप कौन से मेंशन करोगे? मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट कौन से है अकॉर्डिंग टू यू, औशिक, चैलेंजेस या इश्यूज? मोस्ट प्रोमिनेंट एटीट्यूडनल चेंज सोसाइटी के अंदर में होना चाहिए। सेकंड वुड बी इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन स्टेम और बाकी जगह में हर एक फील्ड में। थर्ड वुड बी जेंडर सेफ्टी सोसाइटी लेवल पे, सेफ्टी से रिलेटेड इशू। फोर्थ, जो जेंडर क्राइम होता है वो तो स्लो चलता है इन द फास्ट ट्रैक कोर्ट। निर्भयास फंड वो अंडर यूटिलाइज्ड है। फिफ्थ, और की हेल्थ से रिलेटेड है, हाँ मैल वो न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और हाइजीन। अनीमिया। ठीक है। यहाँ पे बाकी यही बात हो रहा है कि लाइक चाहे एजुकेशन की बात करो, चाहे हम लाइक जेंडर बजटिंग की बात करते हैं कि वो एक पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स होना चाहिए दैट कैन बी टेकन फॉरवर्ड। देन वी कैन टॉक अबाउट कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जब हम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इवन पार्टिसिपेशन इन एमजी नरेगा, तो देर इज द इंक्रीज पार्टिसिपेशन, तो टेकिंग केयर ऑफ अगेन द सेफ्टी, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ the four labor codes that become important. Financial inclusion में we have seen positive growth. For example, मुद्रा योजना की बात करें, जैम ट्रिनिटी में, या through DBT, so that has helped. And Jandhan Yojana specifically opening their bank accounts so that they feel like financially independent and directly they have that say in taking decisions. Then we also talk about women health, जो भी हमने बात करी, तो अनीमिया इज देयर। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना इज देयर व्हिच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल एड वी कैन से। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन या लैक ऑफ न्यूट्रिशन, वुमेन दे बिकम मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस लाइक इवन ट्यूबरक्लोसिस, जो हम बात करते हुए आ रहे हैं। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। एंड देन हमने अगेन वीक अगो ये भी डिस्कस किया था कि जो डोमेस्टिक वर्क है, शेयरिंग ऑफ द डोमेस्टिक वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हाउ वी कैन इंश्योर the women participation increases. So that is one aspect. And then political sphere में increasing participation, या जो voter base की बात करते हैं, तो the number of women as voters, that is also increased. And we talk about the reservation, the political sphere, from again the local level to up till the parliament. तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। ऑल्सो मानसी जी, आई वुड लाइक टू ऐड कि इसमें हम फॉर्मलाइजेशन की भी बात कर सकते हैं। लाइक इकोनॉमी में स्पेसिफिकली हम काउंट करें जैसे डोमेस्टिकली जो वर्क होता है इस सब को, और जैसे जो केयर वाला एस्पेक्ट होता है उसके लिए लाइक वी अपॉइंट समवन एल्स अपार्ट फ्रॉम द वुमेन। एंड ऑल्सो स्टेम सेक्टर में एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस स्ट्रीम में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, बट जॉब की टर्म्स में बहुत ज्यादा कम है। तो उसको प्रमोट करने के लिए हम वुमेन स्पेसिफिक लॉज ला सकते हैं, लाइक लीव्स ज्यादा हो सकती हैं, एक्सेट्रा। हाँ, जब हम बात करते हैं इवन कि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इट इज इंक्रीजिंग, तो दैट इज एट लाइक 33%। तो वी आर ऑल्सो सीइंग कि वुमेन जॉब सेक्टर में भी ग्रोथ हो रही है, तो इंक्रीज पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जब हम ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग की बात करते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो दोज रिफॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मल सेक्टर। So this article is talking about कि जो UCC Uniform Civil Code and talk about Article 44 which forms a part of the DPSP which is under Part 4 of the Constitution. तो इंडिया का जो मॉडल है, we are considering कि जो कीवर्ड्स है इसमें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म एक कोड होने वाला है। तो यहाँ पे वी आर सीइंग कि like right to equality under Article 14. So it is not about treating equals like unequals as equals. It is about treating equals to be treated equally. मतलब जो हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो दैट इज वन एस्पेक्ट। तो यहाँ पे भी लाइक जब हम राइट्स की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स,
तो वो एक एस्पेक्ट है। इसका मतलब यही नहीं कि जो कोड होगा वो यूनिफॉर्मली हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे एप्लीकेबल होगा। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले उत्तराखंड मॉडल की भी बात करी थी कि there are certain special provisions under it, and UCC becomes important when we're talking about, again, women empowerment. So equal rights, they can be actually implemented. So for the gender equity, UCC is important. And बाकी यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, स्टार्टिंग में थोड़ा फैक्चुअल चीजें मेंशन है, लाइक पॉलिटिकल में फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको जो कीवर्ड है फर्स्ट जनरेशन राइट्स, एंड डीपीएसपीज को हम बोल सकते हैं सेकंड जनरेशन राइट्स, विच आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट फंडामेंटल राइट्स आर। और फंडामेंटल राइट्स की जो बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कि फंडामेंटल राइट्स दे पुट नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट्स, एंड वेयर एज व्हेन यू टॉकिंग अबाउट the DPSPs, or that gives, these are positive obligations of the state. So ऐसे like टाइप के statements भी आते हैं prelims में। एंड एक और मानसी थी, यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है क्रिमिनल लॉज का और पर्सनल लॉज का। लाइक जो ये यूसीसी है, दिस इज मेनली रिगार्डिंग जो पर्सनल लॉज है, ये ऐसे एरियाज को कवर करे जैसे डिवोर्स, मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो जस्ट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कि सपोज कितना एलिमनी मिल रहा है एटसेट्रा, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब जो मेन एरिया जो सबके लिए कॉमन होने चाहिए। तो क्रिमिनल लॉज में वी ऑलरेडी हैव द यूनिफॉर्मिटी, तो सिविल लॉज और स्पेसिफिक अदर सिविल लॉज में भी यूनिफॉर्मिटी है, सिर्फ पर्सनल मैटर पर उसमें अलग अलग है। हम्म और स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको क्यों नहीं यूज कर सकते? इसको भी तो यूज कर सकते हैं यूसीसी की जगह। तो स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए नहीं कर मतलब सकते क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट इट इज बिटवीन द टू कम्युनिटी। व्हाट अबाउट द इंटरस्टेट मैरिज की बात करते हैं ना। एक तो, हाँ हाँ, वही एक तो बिटवीन द टू जिनके कम्युनिटी, फेथ, इसलिए। एक तो व्हाट जिनके अबाउट, फेथ अलग हो, एंड उनके लिए भी जो किसी फेथ में बिलीव नहीं करते, तो वो कॉमन के लिए नहीं चल पाएगा। ठीक है, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट, कल ही हमने बात करी थी कि जैसे उड़ीसा मॉडल ऑफ डिजास्टर सेफ्टी या डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज वन ऑफ द मॉडल्स व्हिच कैन बी फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स। सो सिंस वी आर सीइंग कि the frequency and the intensity of the tropical cyclones that is increasing when we're talking about not just Bay of Bengal but even Arabian Sea region. So as a part of again the safety of even human lives or the infrastructure, we can ensure certain basic steps like a proper like mock drills honi chahiye time to time in the coastal states jahan pe there is a higher susceptibility and higher vulnerability. Then we can move the population which is living closer to the coastal areas to safer locations, and there should be like least, we can say ki least of human presence या even creation of infrastructure, क्योंकि उसकी वजह से डैमेज भी बहुत ज्यादा हो सकता है। And then the role of definitely the NDMA that becomes important in terms of tackling and managing the situation. So coordination between different agencies and early warning systems, they are already operational. And talking about the role by IMD. So orange alert has also been issued for Northeast. So इकोनॉमिकली भी लॉस काफी हो सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दी साइकिल्स ऑफ साइक्लोन्स। तो यहाँ पे जाए लाइक आप फ्लाइट्स की बात करो, दे वुड गेट कैंसल्ड या दे वुड गेट डिलेड बिकॉज ऑफ दैट। तो एक तरीके से पूरे जो ह्यूमन हैबिटेशंस है क्लोजर टू दोज अफेक्टेड रीजन्स, उनके लिए तो इट इज अ बिग लॉस। important for the PT, IMD, and it is under the Ministry of Earth Sciences. और वो it talks about, it is responsible for weather forecasting, seismology, hydrography, meteorological observation, climatology, etc. अब कलर कोडेड वार्निंग, इट इज इशूड बाय द IMD। उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक द पीपल अवेयर रिगार्डिंग द डिजास्टर पोटेंशियल और एंटिसिपेशन ऑफ द डिजास्टर। तो 4 कलर कोड होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन मतलब जरूरत नहीं है, ऑल इज वेल, नो एडवाइजरी। येलो सीवरली बैड बैड रहेगा। ऑरेंज में प्रिपेयर्ड रहेगा पहले से,
for the extremely bad weather, और रेड मतलब एक्शन, यू हैव टू टेक एक्शन। तो लोकल बॉडीज यहाँ पर स्पीड और बाकी फिर कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि आप एक्शन ले सके ऑन टाइमली बेसिस। तो ये जैसे पूछा गया था एक बार मेंस में। हेल्पलाइन नंबर भी है, तो ये भी हेल्प कर सकता है मिटिगेशन ऑफ द इम्पैक्ट। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जलपाईगुड़ी जैसे हमने देखा कि स्टॉर्म यू आ आर गया नॉट वहाँ। ऑडिबल करुणा। Am I audible now? यस। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जलपाईगुड़ी में हमने देखा कि स्टॉर्म आ गया है, तो अगर आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आने के बाद प्रायोरिटी बेसिस पे कौन से 3 स्टेप आप लोगे? अगर स्टॉर्म आ चुका है हाँ जी। तो क्या कर सकते हैं? पहली बात है कि जो सबसे ज्यादा वर्नेबल रीजन है, फॉर एग्जांपल इन द कोस्टलाइन एरिया, उसको पहले ही से भेज सकते हैं डिजास्टर रिलीफ कैंप में। दूसरा, पहले से व्यवस्था करना चाहिए पोर्टेबल हॉस्पिटल का, और फिर पहले से फास्ट एड मेडिसिन और फिर जन औषधि के थ्रू जो भी एसेंशियल मेडिसिन उसका स्टॉक पाइलिंग करना चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। आपदा मित्र और बाकी जो फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्डर है उसको पहले ही से आप बोल के रखें ताकि लास्ट में कोई बचे नहीं। और जब आ चुका है तब फिर इंटरनेट और जो इमरजेंसी सर्विसेज है इसको यूज कर सकते हैं फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब चल जाएगा तब फिर एसेस कर सकते हैं कितना डैमेज हुआ है, हर एक को जियो टैगिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर हर एक के हिसाब से इंश्योरेंस मिल सकता है, लैंड का, प्रॉपर्टी का, क्रॉप का या फिर कैटल का। बाद में फिर वापस से साइकिल स्टार्ट होगा तो रीसेटलमेंट के लिए स्कीम पैकेज दे सकते हैं। और अगले बार रेट्रोफिटिंग और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कॉन्क्रीटाइज, फॉर एग्जांपल कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ द मड हाउसेस। सो टेंशंस विद बीजिंग एस्केलेट, तो मनीला कल भी हमने देखा था, फिलीपींस की बात करी थी, जोग्राफिकल लोकेशन एंड overall security of the Indo-Pacific region. So the claims over the exclusive economic zones by China, so it is not just limited to only Philippines. So Brunei is also there. बाकी countries भी like Indonesia and Malaysia, Vietnam. So इन सब की जो exclusive economic zone की rights है, they get violated because of the जो China के claims हैं in South China Sea over the 9-dash line. So Ashik, you can continue once. I'll be back in 2 minutes. Ship tangled in still no way out, how Indian crew are faring? बाल्टीमोर के एग्जांपल्स में दिया हुआ है, ओवरऑल नॉट मच इम्पोर्टेंट। इसमें बस दो थिंग विच वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इंडिया प्रोवाइड्स 10% ऑफ टोटल सी फेयरर्स इन द वर्ल्ड। ग्रीक शिपिंग इंडस्ट्री बिगेस्ट है वर्ल्ड में, और कंटेनर्स के हिसाब से देखा जाए तो जो बिग शिप है इनका बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग अगर देखा जाए तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट इन चाइना, 3 एरियाज होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन इससे रिलेटेड मारपोल कन्वेंशन इज देयर, जो अगेन सेफ्टी ऑफ द शिप्स इसके साथ एसोसिएटेड है स्पेसिफिकली, मारपोल कन्वेंशन। बाल्टीमोर ब्रिज जिसके ऊपर बना है। क्या, कैन यू रिपीट करो ना, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। रिवर कौन सी है यहाँ पे? रिवर का नेम क्या है? बाल्टीमोर ब्रिज जिसके ऊपर बना है। यू कैन मेंशन। I am also not aware. I will look into it. Okay, thank you. So Romania and Bulgaria to join the European Union travel zone. So when we're talking about specifically location of Romania, Bulgaria, so these are the two countries which share their borders with the Black Sea. तो और कौन सी बाकी countries हैं? So there is Russia is there, Ukraine, then we have Romania, Bulgaria, then Turkey, and then Georgia. So these are the countries which are sharing border with the Black Sea. So now they travel the European Union, join the European Union travel zone. So this would increase the ease of travel, we can say, and I think यही ज़्यादा important जो एक benefit इसका हो सकता है. So it can increase tourism also.
So apart from this, okay, so this is going to be the world's largest free travel zone. Free travel zone. Shenzhen area we've talked about कि there is like now free access for the travelers arriving by air or sea. So Shenzhen area is like there is least number of, we can say, restrictions or the permissions that are required. So free travel would be promoted. अच्छा बोल सकते हो कि इफ वी टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन, तो ऐसा कुछ प्लान साउथ एशिया में क्यों नहीं कर सकता? यूरोपियन यूनियन में बात करते हैं ना, शेंजन एरिया है, यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं, तो साउथ एशिया के लिए क्यों नहीं है ऐसा? क्या प्रॉब्लम्स है? Because we can say कि challenges या जो even foreign policies में different stances हैं, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करते हैं, तो the nature of economies is also different, so they are not on the same page. Yeah, even when we talk about their ideologies, what they are following, so that can be one of the challenges. तो 3 to 4 एरियाज है. फर्स्ट इज लिस्ट इंटीग्रेटिव रीजन इन द वर्ल्ड. आपका जो एफटीए साइन नहीं हुआ है, जो बेसिक एलिमेंट होता है, पहले ये लास्ट में सीपा के बाद में और 2-3 आता है, उसके बाद लास्ट में यूरोपियन यूनियन आते हैं, उनके कॉन्सेप्ट आते हैं कि एक इकोनॉमिक जोन पूरा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक जोन. तो एफटीए साइन नहीं हो पाया तो वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? और दूसरा आता है कि कंट्रीज भी डेवलपिंग है, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं. टेरेन है अगर देखा जाए. तीसरा कि जो फॉरेन पॉलिसी और जो स्टेट का मैंडेट है वो भी डिफरेंट है, हर एक का नेशनल सिक्योरिटी डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया नेपाल के बीच बाउंड्री इशू है. बाउंड्री इशू है तो फिर कैसे सॉल्व हो सकता है? लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन करना है तो. और फोर्थ हो गया कि ओवरऑल जो डेवलपिंग कंट्रीज है सबका अपना ग्रोथ पैटर्न ही डिफरेंट है, इसे कर कंटिन्यू नेक्स्ट. आई थिंक यहाँ पे तो और क्या इम्पोर्टेंट है, बस हमने बात करी थी कि यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास हुआ है टू अगेन सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर जितना जल्दी हो सकता है उसके लिए वी नीड टू मेक एफर्ट्स. तो ये बाकी यहाँ ड्रोन अटैक्स तो एंड द यूक्रेन एनर्जी सेक्टर, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो पहले भी कवर किया कि ज़ैपोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन में लोकेटेड है, ज़ैपोरिज़िया. तो एनर्जी सेक्टर एंड अगेन human rights, जो basic services are, they are getting disrupted. एंड जैसे रशिया का वॉर हमने देखा कि अभी चल रहा है, तो आगे आने वाले 10 साल में भी अगर ये चलता रहता है तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इंडिया के ऊपर, अगर 10 इयर्स के बेसिस पे बात करते हैं? वॉर अगर चलते रहे तो क्या इम्पैक्ट आएगा? 3 to 4 एरिया से इम्पैक्ट आएगा. पहली बात है कि इंडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा फिर, या फिर रशिया के साथ या चाइना यूएस के साथ. क्योंकि लॉन्ग टर्म में द वॉर विल बी इंटेंसिफाइड. इंटेंसिफिकेशन के बाद मोर कंट्रीज विल ज्वाइन, उसके कारण इंडिया को स्टैंड लेना ही पड़ेगा. तो इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट विद रशिया एंड यूएस. सेकेंड अगर बोला जाए तो ऑयल इंपोर्ट, ऑयल क्राइसिस, पाम वीट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें प्रॉब्लम, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस में प्रॉब्लम आएगा. थर्ड, रशिया चाइना अलायंस के कारण जो ओवरऑल दुनिया का जो सिक्योरिटी, वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी है विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी, फिर हेवी मेटल्स एक्सेट्रा, वो चाइना के पास है. चाइना विल बिकम मोर पावरफुल एंड इट विल हैव बैकिंग फ्रॉम द रशिया. तो ये 3 to 4 एरियाज होगी. ओके, सो जब वाइकॉम सत्याग्रह की बात करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द, वी कैन से, फर्स्ट जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट हुई इंडिया में. And this began on 30th of March 1924. So it is related to princely state of Travancore. So we see कि यहाँ पे again temple entry movement, तो जो lower caste थी, जो backward caste थी, they were not allowed to use even the roads which are around this temple, Vaikom temple जो था. So जब हम यहाँ important leaders की बात करते हैं तो important leaders, एजावा एक community है which was found in this princely state of Travancore. तो like economically या जो educationally हम बात करते हैं तो they were well educated, literacy level मतलब they were very high.
और ये एक अनटचेबल कम्युनिटी है, बट स्टिल जो चैलेंजेस थे कि ठीक है अगर एजुकेशनली दे आर कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, बट जो एक्चुअली अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते तो वहाँ पे स्टिल अपर कास्ट के लिए रिजर्वेशन वो ही सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, तो उनको बेनिफिट नहीं हो रहा था। एंड देन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, या जो हम वो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, तो दैट वाज स्टिल फॉलो, तो सोशली वही चीजें प्रैक्टिस की जा रही थी। तो देयर वाज दिस वन लीडर फ्रॉम दिस कम्युनिटी ओनली, एजावाज टीके माधवन, so he took a prominent stand and he started this temple entry movement. And isme we again saw the support of even Mahatma Gandhi also, so he followed his ideals. And apart from this, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है कि इवन गांधी जी तो जो मास एजुटेशन हुआ तो ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग दी सपोर्ट एंड मासिंग द सपोर्ट ऑफ पीपल। तो आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ 1923 काकीनाडा में, तो वहां पे रेजोल्यूशन पास किया गया कि एंटी अनटचेबिलिटी जो प्रोटेस्ट है या मास मूवमेंट है दैट वुड बी टेकन फॉरवर्ड। तो वैकोम टेम्पल, इट्स अ शिवा टेम्पल, एंड 600 डे सत्याग्रह हुआ ये। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स वर एसोसिएटेड विद दिस सत्याग्रह इंक्लूडेड पेरियार, जो हम वी नो इट इज रिलेटेड टू द साउथ इंडियन पॉलिटी, पेरियार केरला से रिलेटेड, एंड सी राजागोपालाचारी। देन रेजोल्यूशन क्या हुआ एंड में, जब हम वाइकम सत्याग्रह की बात करते हैं तो यहाँ पे गांधी जी ही प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। तो डिमांड ये थी कि जो बाकी रोड्स भी थी विच वर लीडिंग टू द टेम्पल या उनका एक्सेस की जो बात करते हैं, तो एंड में सिर्फ 3 रोड्स को अलाउ किया गया एंड 1 रोड वाज रिजर्व फॉर अगेन ब्राह्मण कास्ट। तो पार्शली देन अगेन यहाँ पे भी डिविजन देखा गया कि फ्यू पीपल वर satisfied एंड फ्यू वर नॉट। एंड देन जब ट्रैवनकोर महाराजा ही डाइड, तो उसके बाद भी व्हेन वी टॉक अबाउट द लीडर, तो देयर वाज दिस फीमेल क्वीन सेथुलक्ष्मी बाई who came to the throne, and then she also it refused to open the temple to the lower caste, तो she resisted। and ओवरऑल अगर हम कुछ कीवर्ड्स यूज करके बोले कि वैकम सत्याग्रह ने आने वाले टाइम में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो इट ब्रॉट अनटचेबिलिटी, अनअप्रोचेबिलिटी एंड अनसीएबिलिटी टू द फोरफ्रंट जब हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज इससे रिलेटेड है। तो एक तरीके से ये बिगिनिंग थी टेम्पल एंट्री मूवमेंट की 1924 में 30th ऑफ मार्च। तो अगर बोला जाए कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, हाँ, उसके बाद टीडीएम हुआ 930 के आसपास में, 31 में तो आयरविन वाला आ गया, तो 30 के आसपास में। तो 20 और 30 के बीच में अगर एक लाइन में बोला जाए तो क्या हुआ उस समय विथ रिस्पेक्ट टू द मास मूवमेंट लेड बाय गांधी जी? मतलब आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाइक 1922 में इट एंडेड, तो उसके बाद कोई उसके ऐसा बाद मेजर। टीडीएम में पड़ेगा। मास मूवमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एसेंस क्या है उस डिकेड का? आई थिंक जो सेकेंड हाफ ऑफ द डेकेड में इलेक्शंस हुए पॉलिटिकली, और मास मूवमेंट्स आई वुड से कि इतने बड़े लेवल पे वो सपोर्ट नहीं गैदर कर पाए, तो कोई मास मूवमेंट नहीं हुई। तो ठीक है, आई विल हाईलाइट कि एनसीएम जब फेल होता है तो गांधी जी को लगता है कि मासेस आर नॉट रेडी फॉर द मूवमेंट, दैट इज वाई ही इज स्टार्टिंग फॉर द नेक्स्ट फेज। और कैसे फेज स्टार्ट करेंगे? जब मास को रेडी करेंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, दैट इज वाई ही इज टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव फेज आता है पूरे 20s, इसमें ये वाइकम सत्याग्रह एग्जाम्पल हो गया, बरदौली 1928 हो गया, फिर जब गुरुद्वारा सिख रिफॉर्म कमेटी बात करते हैं 925 वाला, वो 25 वाला हो गया। तो हर एक जगह में कंस्ट्रक्टिव बात हो रहा है कि समाज के अंदर में कैसे भेदभाव कम करें, ताकि जब नेक्स्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट में आएंगे तब एक मास लेवल पर अपराइजिंग, अब मास लेवल पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मास लेवल पर आप इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर। इसलिए तो कंस्ट्रक्टिव फेज है हाँ, एक, अगर वर्ड की वर्ड। ठीक है। सो फुकुशिमा वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, तो जापान एंड चाइना, तो जापान में जो फुकुशिमा डेची न्यूक्लियर प्लांट है
वहाँ पे इट इज बिलीव्ड कि जो वेस्ट वाटर है बोला ये जा रहा है, क्लेम ये किया जा रहा है बाय जापान कि इट इज सेफर टू बी रिलीज्ड इन वाटर। तो कुछ कंसर्न्स हैं कि मैरीटाइम इकोसिस्टम या अ, उसके ऊपर उनकी सेफ्टी, मरीन बायोडाइवर्सिटी, उसके ऊपर जो वल्नरेबिलिटीज एसोसिएटेड है वो एक चैलेंज है। सी फूड से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है या जो ट्रेड है दैट कैन गेट इम्पैक्टेड। एंड ओवरऑल जो डिजास्टर, डिसीज है, हाँ फुकुशिमा डिजास्टर है कैसे, अगर हुआ क्या था? आई थिंक यहाँ पे फुकुशिमा में लाइक न्यूक्लियर डिजास्टर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, देयर वाज उसका जैसे डिसफंक्शन। दो डिजास्टर बोलते हैं न्यूक्लियर, अगर बात किया जाए तो एक चेरनोबिल हो गया 1986 में इन द यूक्रेन, जहां पर न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ था क्योंकि कोर रिएक्टर मेल्ट हो गया था 1986 में। वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सोवियत यूनियन 1986। उसके बाद ही दुनिया भर में बात हुआ कि न्यूक्लियर कैसे कंट्रोल किया जाए, प्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं 2011 में, 11 में 9.8 to 9 अराउंड अर्थक्वेक आया था इन द कोस्टल रीजन। उसके बाद देयर वाज अ ह्यूज सुनामी जापान, इन दिस जापान। और फिर फुकुशिमा रिएक्टर थे, वहां पानी घुस चुके थे, तो रिएक्टर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई था बाकी सब बंद हो गया था। इसके कारण जो कोल जो रॉड वो काम करना बंद कर दिए थे। और उसके बाद फिर इट वाज अ न्यूक्लियर इंसिडेंट, एक्सीडेंट, स्मॉल लेवल पर, उतने बड़े लेवल पर लेकिन था एक्सीडेंट। तो उसी में बात हो रहा है कि बीजिंग का कंसर्न क्या है कि फुकुशिमा का जो वेस्ट वाटर है इट विल बी ड्रिवन इनटू द सी, और उसके कारण उनका जो फिशिंग ग्रुप है नेबरिंग कंट्रीज का जो भी रहते हैं साउथ ईस्ट चाइना सी में दिक्कत हो जाएगी। दैट इज वाई चाइना हैज बैंड इंपोर्ट ऑफ जापानीज सी फूड। और दोनों बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कि आप कैसे न्यूक्लियर वेस्ट को आप ओवरऑल डंप करोगे इन अ वेरी पर्टिकुलर सेफ वे। तो एंड उसके देयर बीच इज में बात वन दिस इंटरनेशनल कन्वेंशन आल्सो, explanation how it should be planned out. Continue. इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी भी इसी चीज से एसोसिएटेड है, डिस्चार्ज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट। एंड अगेन वी नो अबाउट इंस्टीट्यूशनली जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन IAEA, तो ये एक लाइक ऑटोनमस बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1957 और UN ग्रुप के अंडर ही वर्क करती है। एंड इंडिया में अगर बात करते हैं सेफ रेडियो एक्टिव वेस्ट के डिस्चार्ज के बारे में, तो स्पेसिफिक स्टेप है जो इंडिया लेता है? तो दो है, इंडिया भी ले रहा है। पहला है कि जो फास्ट फीडर रिएक्टर है, नहीं उसके पहले प्रेशर हेवी वाटर रिएक्टर है, उनके जो वेस्ट निकलते हैं तो इंडिया रिसाइकिल्स दैट वेस्ट। एंड जो स्पेंट फ्यूल है, जो फ्यूल ऑलरेडी स्पेंट हो चुका है, बच चुका है, उसको रिसाइकिल करके वापस से फास्ट फीडर रिएक्टर के अंदर डालते हैं। ये एक तरीका इंडिया तो अप्लाई करते हैं कल। 30 दूसरा, हाँ दूसरा, जो स्पेंट फ्यूल है उसको फिर अंडरग्राउंड सील्ड कंटेनर के अंदर में अंडरग्राउंड डाउन करते हैं, ऐसा दो। जैसे कार्बन सीक्वेस्टर करते हैं तो ऐसे ही न्यूक्लियर वेस्ट को भी मतलब डिफरेंट कंटेनर्स में सीक्वेस्टर करके मतलब अंडरग्राउंड डाल दिया जाता है। सो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वी आर सीइंग, हमने बात करी थी कुछ टाइम पहले अबाउट मुन्नार विच इज एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन। तो वहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट कि बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द सीजन देयर इज अगेन टेम्परेचर इज राइजिंग। तो यहाँ कल्टिवेशन एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से वी टॉक्ड अबाउट कि एक ये बेनिफिशियल हो सकता है फॉर द टी प्लांटेशंस, बट यहाँ स्पेसिफिकली कार्डमम क्रॉप की हम बात कर रहे हैं तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला, because of severe drought the plantations and the yield is getting impacted. And बाकी नेचर ऑफ फॉरेस्ट जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट द शोला फॉरेस्ट, देन वी आल्सो गेट द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देयर एंड ट्रॉपिकल moist deciduous forest also there in Kerala. अब कार्डमम और बाकी जगह बाकी जो लिखा है तो इट इज कंसिडर्ड अंडर स्पाइसेस। स्पाइसेस का बात किया तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया कोची हेडक्वार्टर है, क्योंकि केरला इज वन ऑफ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द कंट्री। और स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के अंदर में बना हुआ है।
और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। तो ठीक है। सो मॉइस्ट की जब हम बात करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो देयर स्पेसिफिकली यहाँ पे महाराष्ट्र की केस स्टडी की बात हो रही है। तो फर्स्टली तो गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट, गडचिरोली फॉरेस्ट रिजर्व में दे हैव बीन busted the camp which was being operated by Maoist on the Chhattisgarh border. So we talk about, जब हम growth progress की बात करते हैं, तो we are seeing कि there are now very less number of districts which are associated or affected because of Maoism. तो Maoism even जब हम political party की बात करते हैं, CPI Maoist, तो that is banned in India under again UAP Act because they adhere to violent tactics. कि जो उनकी डिमांड है कि जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, they should also have equal access to the means of production. तो वो उनका मेन फिलोसफी या आइडियोलॉजी है जो वो पुट आगे मतलब प्रमोट करना चाहते हैं, बट जो उनका टैक्टिक्स है दैट इज नॉट सपोर्टेड. तो CPI Maoist is banned. So on similar lines we are also having CPI Marxist. So they do not adhere to the the violent tactics. So इसलिए they are still functional. तो IED is one of the tactics. और उसके अलावा जो गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स दे वो यूज करते, तो वो एक चैलेंज हो जाता है टू डील विद देम. तो मॉइस्ट वगैरह डील कर सकते। तो ग्राउंड लेवल पे 3 एरियाज है। एक रिजर्व बटालियन होता है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, इसको यूज करते हैं। दूसरा लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग यूज, सीआरपीएफ का अपना पर्पस फंड होता है, दे यूजेस लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग फ्रॉम द लोकल्स ट्राइबल्स। तीसरा की कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द लोकल ट्राइबल्स सो दैट दे डू नॉट ज्वाइन द कैडर, और जो कैडर एग्जिस्टिंग कैडर है उनका सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। और ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंटल पॉलिसीज जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इवन दैट इज जो वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन है, दे आर ऑल्सो नाउ एक्चुअली दे आर गेटिंग टू नो अबाउट रियलिटी, जो उनको पहले मिस इन्फॉर्म किया जाता था या ब्रेन वॉश किया जाता था बाय दीज माओइस्ट्स कि गवर्नमेंट इज अगेंस्ट यू, आपके फेवर के बेनिफिट के लिए कुछ नहीं किया जाता. तो दे आर मूविंग आउट ऑफ दैट नाउ बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंटल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स. नेक्स्ट। गाजा वॉर की यहाँ बात हो रही है, तो ceasefire talks resume in Cairo. Cairo is the capital of Egypt as Israel steps up strikes against Gaza. तो यहाँ पे भी यूएसए के हमने डबल स्टैंडर्ड या डबल स्टांस या हिपोक्रेसी की बात करी थी कि ऑन द वन साइड वी हैव ऑलवेज सीन कि उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया है, बट बिकॉज ऑफ नाउ द अवेयरनेस दैट इज बीइंग जनरेटेड या the situation in Gaza, people they are actually now talking about that कि उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए हमारा क्या स्टांस है, क्या हम चाहते हैं. तो दैट इज वन थिंग. एंड बाकी वी ऑलवेज सपोर्ट कि इंडिया के जब हम स्टैंड की बात करते हैं तो टू स्टेट सोल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म अगर परमानेंट सोल्यूशन की बात करते हैं तो रिकग्नाइजिंग द सोवरेनिटी ऑफ पैलेस्टीन इज इम्पोर्टेंट. द राइट टू देयर स्टेटहुड इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट। दिस वी हैव सीन. So India's 30% of the electronics exports coming from Tamil Nadu. 40% India's smartphones were sent from just one district, Kanchipuram. So again ये क्या चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि स्पेशलाइज तरीके से सिर्फ आप एक ही सेक्टर पे वर्क कर रहे हो, तो वी आर सीइंग द रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इवन इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स आल्सो. We can see कि financial year 2021 से how sharp has been the increase in growth in terms of electronic goods exported from Tamil Nadu stands at $7.4 billion. यहाँ sector wise data हमारे पास sector wise year wise exports of electronic goods. Top 5 states in India कौन सी हैं? We have Tamil Nadu, then we are having UP, उसके बाद कर्नाटका है, then Maharashtra and Gujarat. So Tamil Nadu, UP, Karnataka, top 3 we can remember.
And And overall, USA is the biggest हम्म, market. एक्सपोर्ट USA. यूएसए में सबसे हम्म, ज्यादा ग्रोथ हुआ है, यूएस, उसके बाद यूएई, देन वी हैव नीदरलैंड्स। ऐसा क्यों है वहां पर? रीजन है तमिलनाडु स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और मतलब मैं एमएसएमईज उनका हम बोलते मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अलग से रहता है। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इट इज पीपल सेंट्रिक एंड ऑल्सो बिजनेस फ्रेंडली। उनके पास पोर्ट भी है, टूटिकोरिन पोर्ट, तो वो और डेवलप कर सकते हैं इसी का। हैं, हम रोल ऑफ एमएसएमईज की बात कर सकते हैं ओवरऑल, क्यों वो एक सिग्निफिकेंटली दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट। तो इंडियाज यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक गुड सेक्टर में, इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैज मोर देन डबल्ड। दिस इज अगेन मोस्टली बिकॉज ऑफ जो राइज हमें तमिलनाडु कंट्रीब्यूशन में देखने को मिला। सो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सपोर्ट्स का स्मार्टफोन्स में हुआ है। तो ये डेट है। We can continue in next link.